व्हाट्सअप एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी सीरीज़ का डे 4। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन करने की नीड क्या है, क्लासिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइस, classification is the process of arranging data into sequences and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts. इस डेफिनेशन के थ्रू हम क्या समझे कि क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं। कैसे? या तो सीक्वेंस में या ग्रुप्स में, अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके बीच में किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम डाटा को सीक्वेंसेस और ग्रुप्स में अरेंज करते हैं या फिर उस डाटा को सेपरेट करते हैं डिफरेंट पर रिलेटेड पार्ट्स में। ऐसे पार्ट्स जो आपस में लिंक्ड हों, जिनमें आपस में कोई ना कोई कनेक्शन हो, लेकिन फिर भी वो डिफरेंटली शो किए जा सकते हैं। यानी सिंपली अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें क्लासिफिकेशन की, तो बेसिकली डाटा को सीक्वेंस में या ग्रुप्स में अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और सिमिलर डाटा को सिमिलर ग्रुप में अरेंज करना, सिमिलर ग्रुप में कैटेगराइज करने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसको सिंप्लीफाइड और कंडेंस्ड मैनर में शोकेस करना, सिंप्लीफाइड और कंडेंस्ड मैनर में लिखना, नोट डाउन करना क्लासिफिकेशन का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब इस सिंप्लीफिकेशन से या कंडेंसेशन से क्या होगा कि हम डाटा को इजीली रीड कर पाएंगे, इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड है टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ डेटा। जब हम डाटा को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कैटेगराइज कर देंगे, उन्हें अरेंज कर देंगे, तो उसके बाद हम उनके बीच सिमिलैरिटी और जो डिसिमिलैरिटी है, यानी उनके बीच अगर कोई सिमिलर चीज़ें हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इजीली उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करा और अब हम उसमें एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोग या लिटरेट और इलिटरेट लोगों का डाटा सेपरेट करके दो कैटेगरीज में डालेंगे। मान लो हमने 100 लोगों का डाटा कलेक्ट करा, उसमें से 75 पीपल जो हैं वो लिटरेट हैं, 25 पीपल जो हैं वो इलिटरेट हैं। तो इस केस में हमें जो डाटा हमने कलेक्ट करा, ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन की वजह से उस डाटा में जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं या कोई अगर उसमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम उसको जान सकते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड स्टडी रिलेशनशिप्स। एक बार डाटा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्लासिफाइड मैनर में हमारे पास होता है, तो हम उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, हो सकता है हमने 100 लोगों का डाटा जो लिया है वो दिल्ली से लिया है। सिमिलरली हम 100 लोगों का डाटा यूपी से लेते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो लिटरेट पॉपुलेशन है उनका नंबर 70 है और इलिटरेट पॉपुलेशन जो है उसका नंबर 30 है। यानी आउट ऑफ 100, 70 पीपल आर लिटरेट वाइल 30 पीपल आर स्टिल इलिटरेट। तो इस केस में हम क्या होगा, हम इजी कंपैरिजन कर पाएंगे कि फॉर एवरी 100 पीपल इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश कितने लोग लिटरेट कैटेगरी में आते हैं एंड कितने लोग इलिटरेट कैटेगरी में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी के थ्रू हम एक रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर पाएंगे दोनों स्टेट्स की एजुकेशन पर, दोनों स्टेट की एजुकेशन पॉलिसीज़ पर, कि क्यों यहाँ पर लिटरेसी थोड़ी सी ज़्यादा है और क्यों यहाँ पर लिटरेसी थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू दिल्ली। टू प्रिपेयर द डाटा फॉर टेबुलेशन, डाटा को टेबुलर या ग्राफिकल फॉर्म में
सबसे पहले रिप्रेजेंट करने से पहले हमें क्लासिफिकेशन का फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। अगर आपको किसी भी डाटा को टेबल या ग्राफ या फिर किसी भी डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले नेसेसरी है कि आप डाटा को ग्रुप्स में क्लासिफाई करें, ताकि आप ये फाइंड आउट कर पाएं कि कौन सा टेबल या कौन सा डायग्राम मोस्ट सूटेबल रहेगा इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। एक बार डाटा को आपने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया तो आप इससे कुछ रफ कंक्लूजन्स या ब्रॉड कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब रिक्विजिट्स क्या होते हैं गुड क्लासिफिकेशन के? तो सबसे पहला है सूटेबिलिटी। वो डाटा सूटेबल होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी बायस नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उस डाटा को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हो या पर्सनल जजमेंट की वजह से वो डाटा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा हो। एग्जॉस्टिवनेस का मतलब है कि डाटा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर हमने लिटरेट और इलिटरेट लोगों की डाटा कलेक्ट कराया, एजुकेशन से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कराया, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब को कवर करने के बाद ही हमें इस डाटा को रिलायबल डाटा या रिलायबल इंफॉर्मेशन, रिलायबल क्लासिफिकेशन मानना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो उसके लिए क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ऐसा रिजिड क्लासिफिकेशन हमें नहीं करना है जिसको हम विद द टाइम चेंज ना कर सकें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बच्चों क्या मतलब होता है कि जो भी क्लासिफिकेशन, जो भी कैटेगरीज हमने बनाई हैं वो ओवरलैप ना करें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ दो कैटेगरीज बनाई हैं, लिटरेट और इलिटरेट पीपल की। तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है एजुकेशन के अकॉर्डिंग? द आंसर इज नो। या तो कोई पीपल लिटरेट होगा, एजुकेटेड होगा, या कोई पर्सन अनएजुकेटेड होगा। तो इसलिए क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, डाटा ओवरलैप ना करे उस केस में। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल है, एक बार डिसाइड कर लिया आपने किस बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन करना है, किन कैटेगरीज में करना है, तो सिमिलर क्लासिफिकेशन को थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द एनालिसिस अप्लाई करना है। और होमोजेनिटी, इसका मतलब है कि सिमिलर आइटम्स जो इनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही सिमिलर क्लासिफिकेशन में, सेम क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट हो, ये हमें इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो चार मेथड्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। पहला है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जब भी डाटा को अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी या रीजन, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बात करी थी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस तरह से जब भी डाटा को एज पर द रीजन या ज्योग्राफी हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का हमारा पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब भी डाटा को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्लासिफाई करते हैं या माय डियर स्टूडेंट्स, उसे हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डाटा लें 1961 से लेकर 1965 का, तो इस केस में क्लासिफिकेशन ईयर ऑन ईयर होगा। 1961, फिर 62, 63, 64, 65, क्योंकि ये डाटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है, इसीलिए ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब भी डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल लिटरेसी, रीजन, कास्ट, एजुकेशन, इन बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है जिस डाटा को हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल हमने लिटरेसी की बात करी कि या तो पर्सन लिटरेट है या इलिटरेट है, कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ, क्या उसके पास डिग्री है, हमें यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। हमें बेसिक मतलब क्या है कि जो लिटरेसी की डेफिनेशन है, क्या वो पर्सन उस डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं। अगर हाँ तो हम उसे लिटरेट या एजुकेटेड पर्सन मानेंगे, और अगर नहीं तो हम उसे इलिटरेट या अनएजुकेटेड पर्सन कहेंगे। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल वेट, इनकम, हाइट, जिन चीज़ों को हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं और उस बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन किया जाए। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट।
कि 150 हाइट किसकी है, 151 किसकी है, 152 किसकी है। अगर इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल 150 के 5 स्टूडेंट्स है क्लास में, 151 के 7, 152 के 10, ऐसे अगर हम डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, जहां पर नंबर्स हैं हमारे पास, तो उसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का पार्ट माना जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, हम बात करेंगे वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल रेफर्स टू अ क्वांटिटी or attribute whose value varies from one investigation to another। बेसिकली वेरिएबल एक क्वांटिटी है या एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरी इन्वेस्टिगेशन में चेंज होती है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि एक डाटा से दूसरे डाटा में, या एक नंबर एक क्लासिफिकेशन से दूसरे क्लासिफिकेशन में उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। वेरिएबल यानी जो वेरी करता है, जो चेंज होता रहता है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो उसे ही हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस, प्राइस एक वेरिएबल कॉन्सेप्ट है क्योंकि हर प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट है, हर कमोडिटी का प्राइस डिफरेंट है। सिमिलरली एज, अगर हम दिल्ली की ही पॉपुलेशन की बात करें तो लोगों के, अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे तो उनमें से मोस्टली लोगों की एज डिफरेंट होगी माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन 10 लोगों से आप एक बार में मिले उन सबकी एज सेम हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबकी एज डिफरेंट हो, लेकिन मोस्टली लोगों की एज डिफरेंट होगी, वेरी कर रही होगी, और इसीलिए एज भी जो है एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट या डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जो सिर्फ एक एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, हाइट जो है, या हाइट से भी एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल एज। एज जो है उसको हम पॉइंट्स में डिफाइन नहीं करते बेसिकली। या अगर आप ये भी कहें कि सर हम एज भी ये कह सकते हैं कि वो अभी 4 साल 6 महीने का है, तो ये भी फैक्टर हो गया। तो हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, इन अ फैमिली। ये डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल या डिस्क्रीट वेरिएबल का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि किसी भी फैमिली में या तो एक पर्सन होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 मेंबर्स होंगे, लेकिन कभी भी 3.5 4.5 मेंबर्स किसी भी फैमिली में नहीं हो सकते माय डियर स्टूडेंट्स। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इसका अपोजिट, जिस चीज को आप यूनिट्स में, जिस चीज को आप इंटीग्रल वैल्यू में भी या फ्रैक्शनल वैल्यू में भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट, आप कह सकते हैं कि किसी का वेट 54.5 केजीज है या 54.8 केजीज है, क्योंकि इन चीज़ों को हम फ्रैक्शन में या इंटीग्रल वैल्यू में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का पार्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने 20 स्टूडेंट्स का डाटा एक क्लास में से लिया, जिनमें से 9 स्टूडेंट्स के 70 मार्क्स हैं, 6 के 85 हैं और 5 स्टूडेंट्स के 92 हैं। तो जो 9, 6 और 5 है वो क्या है? वो है फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की? 70, 85 और 92 मार्क्स अचीव करने की, 70, 85 या 92 मार्क्स स्कोर करने की एक क्लासरूम में। एक और एग्जांपल लेते हैं एक क्लास की हाइट के बारे में, जो हमने अभी लास्ट भी लिया था कि 150 हाइट है मान लो 10 स्टूडेंट्स की, 151 हाइट है 7 स्टूडेंट्स की, और 152 हाइट है 13 स्टूडेंट्स की। तो जो 10, 7 और 13 है ना ये बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब हम इस चीज़ को एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे हाइट का, यहाँ पर कॉलम बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी का, और एक प्रॉपर मैनर में एक
टेबुलर मैनर में हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं सिंपल टर्म्स में। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है? वही जो हमने अभी तक बात करी क्लासिफिकेशन की। तो डाटा को जब अरेंज, क्लासिफाइड डाटा को जब अरेंज किया जाता है एक लॉजिकल ऑर्डर में, लॉजिकल ऑर्डर कैसा? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, टाइम ऑफ अकरेंस और सम अदर मेजरेबल और नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पर, किसी भी ट्रेट पर क्लासिफाइड डाटा को जब अरेंज किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। अब स्टैटिस्टिकल सीरीज जो होती है वो दो कैटेगरीज में हम उसे डिवाइड करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसमें तीन कैटेगरीज होती हैं, टाइम सीरीज, स्पैटियल सीरीज और कंडीशन सीरीज। अब टाइम सीरीज क्या होता है? जब हम डिफरेंट वैल्यूज एक वेरिएबल की लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि उसको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अरेंज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, हमने अभी एक एग्जांपल लिया था जब 1961 से 65 तक का डेटा हमें लिखना था। तो ये जो डाटा है जिसमें हम ईयर ऑन ईयर चलेंगे, पहले 61, 62, 63, 64, 65, चाहे एक स्टेट की या कंट्री की एज का हो, पॉपुलेशन का हो, लिटरेसी रेट का हो, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अरेंज किया गया है एक लॉजिकल ऑर्डर में, तो इसलिए हम इसे टाइम सीरीज का पार्ट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारी स्पैटियल सीरीज। स्पैटियल सीरीज बेसिकली लोकेशन या ज्योग्राफी से रिलेटेड होती है। जो हमने बात करी थी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अगर इन बेसिस पर हम डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो टाइम सीरीज या स्पैटियल सीरीज का पार्ट होगा, वो ज्योग्राफिकल सीरीज का पार्ट होगा, वो रीजनल सीरीज का पार्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब कंडीशन सीरीज क्या होती है? जब भी डाटा को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस occurring under certain conditions. फॉर एग्जाम्पल, एक सर्टेन क्लास है जिसके स्टूडेंट्स को हमने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। एक क्लास है बच्चों, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं। अब उन स्टूडेंट्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइट अरेंज करा, तो यानी यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई कि इन 50 स्टूडेंट्स को हाइट के बेसिस पर आप अरेंज कर दीजिए। हो सकता है कंडीशन ये हो कि इन 50 स्टूडेंट्स को आप वेट के कंडीशन पर अरेंज कर दीजिए, या इनके जो लेटेस्ट यूनिट टेस्ट हुआ है या हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए हैं, कोई भी टेस्ट हुआ है, उनमें जो मार्क्स आए हैं उनके बेसिस पर अरेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये कंडीशन सीरीज का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर तीन सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन सीरीज को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके कोर्स का, इस चैप्टर का मेजर पार्ट एक कवर करती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज रेफर टू दैट सीरीज in which items are listed singly, that is each item is given a separate value of measurement. इंडिविजुअल सीरीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। अगर इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए, तो फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स पता हैं। Marks of 10 students in a class. मार्क्स क्या है? मार्क्स है मान लो 35, 50, 17, 18, 22, 19, 41,
48, 37 और एक नंबर ले लेते हैं हम 32। अब ये जो डाटा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल है, क्योंकि जो भी डाटा यहाँ पर लिखा है, हमें ये तो पता है कि ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, लेकिन क्या ये किसी भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहाँ पर लिखा है? द आंसर इज नो। ना ये डाटा एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लिखा है, किसी भी अकॉर्डिंग ये डाटा नहीं लिखा है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज है। अगर इसी डाटा को हम एक असेंडिंग या डिसेंडिंग मैनर में यहाँ पर लिख दें, मान लो यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर और यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब इस डाटा को हम एक मान लो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आएगा 17, फिर 19, फिर 22, उसके बाद हमारा आएगा एक नंबर हमने मिस कर दिया, 18 हम लिखें, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से टेबल बना लेता हूँ, आप वेट कीजिए। ये है हमारा सीरियल नंबर का कॉलम और ये है हमारा मार्क्स का कॉलम। सीरियल नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इन मार्क्स को अगर एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, फॉर एग्जांपल 17, फिर 18, फिर 19, फिर 22, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 17, 18, 19, 22, देन हमारा आएगा 32, 35, 32, 35, 37, 41, 48 एंड फिर 50, 41, 48 और उसके बाद लास्ट में 50। अब ये जो डाटा है हमने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिख दिया। हमें पता है कि लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, किसके कितने मार्क्स आए हैं, हमें वो सारी इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल गई है। इसीलिए बच्चों ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल है। कमिंग टू द नेक्स्ट, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज बेसिकली होती है एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज मतलब जहां पर इंडिविजुअल वैल्यूज डिफर करती हैं एक दूसरे से बाय अ डेफिनेट अमाउंट। अब इसको अगर हम एक क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डाटा है मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स। अगर हमें ये कहा जाए कि इसे एक डिस्क्रीट सीरीज या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली एक टेबल प्रिपेयर करेंगे और उस टेबल में हम कॉलम्स बनाएंगे 3। हमारा पहला कॉलम होगा मार्क्स का, दूसरा कॉलम हमारा होगा टैली का और तीसरा कॉलम होगा हमारा फ्रीक्वेंसी का। बच्चों टैली का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। टैली एक मेथड होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। अगर आपने कभी टैली मार्क्स बनाना नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको टैली मार्क्स बनाकर जरूर आने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। एक बार आप देखेंगे इसी तरह का, जैसा हमारा ये क्वेश्चन है, जैसा हमारा ये डाटा गिवन है, इसी तरह का डाटा आपके पेपर में आएगा। अगर इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब इस डाटा को अगर हम ध्यान से देखें तो इस डाटा में बेसिकली 4 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जो है हमारे 10, 15, 20 और 25। तो यानी कि हमें पता है कि हमारी इस सीरीज में 4 मार्क्स आएंगे, 10, 15, 20
और 25। जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको, अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके कोई भी गलती नहीं होगी, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आप पूरे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सारी डिफरेंट वैल्यूज को, जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है, उन सबको आइडेंटिफाई करके अपने टेबल में लिख लेंगे। हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि इस टेबल में हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं, जो कि हैं 10, 15, 20 और 25। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। हमने समझा था कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है हमारे डाटा में, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम काउंट करें कि हमारे 10 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी हमारे जो नंबर ऑफ 10 है वो है 7। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हमारे 15 की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, हमारे 9 15 है। और सिमिलरली हमारे पास 8 20s और 4 25 हैं इस डाटा में, यानी कि हमारे डाटा का जो टोटल है वो है 9 और 7 16 और 12 28। क्योंकि हमारा टोटल सही आया है, क्योंकि हमारे पास 28 स्टूडेंट्स का ही डाटा था और हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 28 है, यानी कि हमने जो काउंट करा है वो एकदम करेक्ट करा है। अब टैली मार्क्स किस तरीके से बनाते हैं, तो टैली मार्क्स बनाने का मेथड ये है कि हम इन्हें 5-5 के सेट्स में बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी 7 है, तो हम बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5th में हम इन चारों को कट कर देंगे। ये हमारा 5 का एक सेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हमारे 7 तक जाना है, तो 1, 2, ये हमारा हो गया 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और बार आप लोग ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप लोगों ने टेलीमार्क्स पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो अभी ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 100% करके आना है और एकदम फुल मार्क्स आपके आएंगे, आई एंश्योर यू, अगर आपने ध्यान से समझा है तो। लास्ट हमारा 4 है, तो 1, 2, 3, 4, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उससे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं, जहां पर जो वेरिएबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूस मैनर में होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होती। जैसे कि अभी तक हमारे डाटा में क्या था, एक इंडिविजुअल वैल्यू थी, हम 10 लिख रहे थे, 15, 20, 25 ऐसे लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हम एक रेंज बनाते हैं। रेंज कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, ये एक रेंज है जिसे हम क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें बच्चों, क्लास। ये बेसिकली एक रेंज हमने बनाई है 0 to 10 या 10 to 20 की। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 to 10 के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी वैल्यूज आती हैं, हम उन सबको इसके फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिख देंगे इसके आगे। इस मेथड का यूज क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा यहाँ पर 28 स्टूडेंट्स का है। अगर ये डाटा 280 स्टूडेंट्स का होता और अगर हमारे पास वैल्यूज इन 4 से भी कई ज़्यादा होती, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ रहे हों, 10, 15, 20 या 25। अगर 100 मार्क्स का पेपर है और अगर 300 बच्चे हैं तो हर स्टूडेंट का कुछ डिफरेंट मार्क्स आएंगे। किसी के 10 आएंगे, 12 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, 70 आएंगे। हर एक इंडिविजुअल के मार्क्स डिफर कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो अगर हम अनग्रुप्ड वे में डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत बड़ा हमारा डाटा बन जाएगा, बहुत बड़ी हमारी टेबल बन जाएगी, जो कि एक फिजिबल मेथड नहीं है। तो इसीलिए हम एक रेंज, एक क्लास बना लेते हैं और उस क्लास में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज या जितनी भी बार वो वैल्यू रिपीट होती है उसे हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मेंशन कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ते हैं। सबसे पहली है क्लास।
मैंने आपको बता दिया ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 जो हमारी रेंज होती है, ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें आइटम प्लेस किए जाएंगे, उसे हम क्लास कहते हैं। क्लास लिमिट क्या होती है? लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू जो होती है इस क्लास की, किसी भी क्लास की, उसे हम क्लास लिमिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 to 20, 20 to 30, ऐसे करके हमने बहुत सारी वैल्यूज लिख ली 70 to 80 तक। तो जो 80 है, 70 है या 30 है, 20 है, जो भी लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू है किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास की, वो उसकी क्लास लिमिट है। क्लास इंटरवल क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एक क्लास के जो हाईएस्ट और लोएस्ट लिमिट्स है माय डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच का जो भी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30 माइनस 20 10, यहाँ पर भी 80 माइनस 70 10। ये जो 10 है ये क्लास इंटरवल है। ये इन दोनों क्लासेस, जो क्लासेस हमारे पास दे रखी हैं, उनकी जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू उनका डिफरेंस है बच्चों। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल की विड्थ कैसे डिटरमाइन की जाए? अब इसका यूज क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास रॉ डाटा दे रखा है, स्टार्टिंग है डाटा की 5 से और एंडिंग है 95 से। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि जितनी भी, जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू है, यानी कि मान लीजिए आपके पास डाटा दे रखा है 150 स्टूडेंट्स का, और आपको पता है कि आउट ऑफ 100 जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो 5 हैं, हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 95 हैं, और आप चाहते हैं कि इनको, इस डाटा को आप 10-10 की क्लास में, यानी कि ऐसे सिमिलरली 0 to 10, 10 to 20 ऐसी क्लास में डिवाइड करते हैं। अगर आपको पता करना है कि एक क्लास की विड्थ कितनी होगी, आपको ये विड्थ पता करनी है कि 0 to 10, 10 to 20 या क्या रेंज की हम क्लास बनाएं, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने का। इसमें हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमारे पास है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड से। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरे डाटा को सिर्फ 5 क्लासेस में, 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। हो सकता है मुझे 10 कैटेगरीज में डिवाइड करना हो सकता है मुझे 9 कैटेगरीज में डिवाइड करना हो। तो जितनी भी क्लासेस में मुझे इस डाटा को डिवाइड करना है, उतने से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या करेंगे, 95 माइनस 5, और मुझे इस डाटा को 9 कैटेगरीज में, 9 क्लासिफिकेशंस में, 9 क्लासेस में डिवाइड करना है। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बाय 9 और मेरे पास आ जाएगा 9, 10, आंसर 10। यानी कि अगर मुझे 5 से 95 तक का सारा डाटा कवर करना है विद इन 9 क्लासेस, विद इन 9 क्लासेस, तो मैं 10 की रेंज बनाऊंगा स्टार्टिंग फ्रॉम 5। अब कैसे, 5 to 15, 15 से 25, 25 से 35 एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमारी लास्ट क्लास बनेगी बच्चों 85 to 95, और आप जब काउंट करेंगे तो ये टोटल क्लासेस जो भी बनेंगी हमारी, ये होंगी 9। इनका नंबर आएगा, इनकी वैल्यू आएगी 9। रेंज क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास के बीच का डिफरेंस। जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा, हमारी लोअर लिमिट की, हमारी लोएस्ट क्लास की या फर्स्ट क्लास की लोएस्ट लिमिट क्या है 5, हाईएस्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है 95। तो रेंज क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, 90। बात करेंगे मिड पॉइंट या मिड वैल्यू की, तो किसी भी क्लास का सेंट्रल पॉइंट जो होता है, फॉर एग्जांपल 5 और 15। अब इसकी मिड वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, हम करेंगे 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ जाएगा 10। ये जो 10 है ये 5 to 15 की हमारी क्लास की मिड वैल्यू है। सिमिलरली हम किसी भी क्लास की मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसकी करना चाहें तो हम करेंगे 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा आ जाएगा 30। लास्ट है क्लास फ्रीक्वेंसी। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी की बात पहले भी करी थी, क्लास के कॉरस्पॉन्डेंस जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी आइटम्स उस क्लास में आई हैं, वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। आई होप कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझ आए होंगे। अब वन बाय वन हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के सारे टाइप्स ऑफ सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बच्चों आता है इंक्लूसिव सीरीज।
इंक्लूसिव सीरीज बेसिकली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? क्लासेस ऑफ टाइप 10 to 19, 20 to 29, इसको हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। इंक्लूसिव सीरीज में बेसिकली क्या होता है, हम इस टाइप की क्लासेस को क्रिएट करते हैं बच्चों, जिसमें जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है दोनों डाटा में इंक्लूड हो जाती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है एक हमें जिसमें हमें मार्क्स ऑफ 24 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन आया है कि इस डाटा से एक इंक्लूसिव सीरीज आपको क्रिएट करनी है, तो अब इंक्लूसिव सीरीज कैसे क्रिएट होगी बच्चों? सबसे पहले हमारा काम होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था, हम लोएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। इस डाटा में जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 11। नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर माइंड, ऑन द बेसिस ऑफ आवर जजमेंट, कि एक क्लास कितनी बड़ी हमें बनानी है। अब क्लास का मतलब स्टैटिस्टिकल क्लास का कितना साइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक स्टैटिस्टिकल क्लास का हमारा साइज है 10 की वैल्यूज़ का। यानी कि हम इसी ऑर्डर में चलेंगे, हम बनाएंगे 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, और हमारी अगर हाईएस्ट वैल्यू हम यहाँ पर देखें तो वो है हमारी बच्चों 41, जो कि हमारी इस क्लास में आ जाएगी। तो इन 4 क्लासेस का ही डाटा हमारे पास सफिशिएंट होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें भी हमें सिमिलर चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक कॉलम हमें टैली का बनाना पड़ेगा और एक कॉलम हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का माय डियर स्टूडेंट्स। अब फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि 10 to 19 की रेंज में कितनी वैल्यूज़ इस डाटा में आ रही हैं। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 10 to 19 की क्लास में कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स? आंसर इज 8। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 20 to 29 की। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं फिर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर टोटल मार्क नंबर है, टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारी 7। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो 19 हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, जो 29 हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, उसे हम उसी क्लास में ले रहे हैं जहाँ पर वो मेंशन्ड है। जैसे कि यहाँ पर 20 to 29 की बात की गई है, तो 20 से लेकर 29 तक जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी इन 10 डिजिट्स में, वो सब इसी क्लास में आएंगी। जैसे कि 29, क्योंकि 29 इस इंक्लूसिव क्लास का पार्ट है, तो हम यहाँ पर 29 को इंक्लूड करेंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पे, जो कि है 30 to 39 की। तो इस रेंज में बच्चों हमारी पहली वैल्यू है 32, 31, 1, 2, 3, 4, 5। 5 वैल्यूज़ हमारी इस रेंज में है, एंड 1, 2, 3 एंड 4। रिमेनिंग 4 वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर है। टोटल हो गया हमारा 24, यानी कि हमने काउंटिंग एकदम सही करी है। अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज की अगर मैं आपको एक छोटे से डिफरेंस की बात करूं कि उनमें छोटा सा एक डिफरेंस क्या होता है बच्चों, छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि इंक्लूसिव सीरीज को हम 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 इस तरीके से लिखते हैं। और जो इनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है ना बच्चों, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों वैल्यूज़ हम इनकी क्लास फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर 10 और 19 ये वैल्यूज़ अगर इस हमारे पास डाटा में दे रखी होंगी, तो हम उसे इस क्लास में इंक्लूड कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि हम जो फ्री क्लास है वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50।
अगर आप काउंट करके इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज में आई है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस क्या होगा कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में नाम से ही हम समझ आ रहा है कि इंक्लूसिव सीरीज में जो है ना बच्चों, उसमें इंक्लूड है क्या, हर एक वैल्यू जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है लोअर लिमिट के एंड लेस देन और इक्वल टू है अपर लिमिट के ऑफ क्लास। इंक्लूसिव सीरीज में वो हर एक वैल्यू इंक्लूड है, यानी कि 10 से लेकर 19 तक जो 10 डिजिट्स इस क्लास में आ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर डाटा में कोई भी वैल्यू दे रखी है तो वो इस फ्रीक्वेंसी का पार्ट होगी। लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में ऐसा केस नहीं होता। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, हमारी जो अपर लिमिट होती है, अपर वैल्यू जो होती है, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करते हैं। यानी कि 10 to 20 की जो क्लास है उसमें भी जो वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ 10 से लेकर 19 तक की आएंगी माय डियर स्टूडेंट्स। 20 को हम एक्सक्लूड कर देंगे एक्सक्लूसिव सीरीज के केस में। यानी कि इन दोनों के बीच एक तो हमें लिखने का डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज में हम जितनी वैल्यूज तक लिखते हैं, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लिखते हैं उसको इंक्लूड कर लेते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी सीरीज में। लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में हम अपर वैल्यू जो है किसी भी क्लास की, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, इस केस में हमारा 40 और इस केस में हमारा 50, इसे हम एक्सक्लूड कर देंगे जब हम एक एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे। सिमिलर डाटा ये दे रखा है आपको। आपका होमवर्क ये है कि आप इस क्वेश्चन का एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे इसकी इमेज शेयर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, हम बात करेंगे ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास की और अपर लिमिट है लास्ट क्लास की वो गिवन नहीं होती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो ओपन होती है बच्चों। अब ओपन किस तरीके से होती है, हमने अभी बात करी कि ये सिमिलर डाटा है जो हमने अभी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में डिस्कस किया। मैंने सेम डाटा सेम क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को आपको सिमिलर डाटा से समझा सकूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक्सक्लूसिव सीरीज में हमने क्या बात करी, इसका टेबल बनेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों वो होगी हमारी 8, 7, 5 और 4, 8, 7, 5 और 4। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन कहता है कि इस डाटा का एक ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ तो वो किस तरीके से बनेगा? वो इस तरीके से बनेगा बच्चों, जो भी हमारी अपर क्लास है, हाईएस्ट क्लास है, और जो हमारी लोएस्ट या फर्स्ट क्लास है, उसके अलावा हमारी बीच में जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब हम एज इट इज लिख देंगे। या फिर मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, जो हमारी अपर क्लास है उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमारी अपर क्लास की रेंज जो है वो 10 to 20 है, तो इसे 10 to 20 ना लिखकर हम लिखेंगे बच्चों लोअर देन 20। फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास लिख देंगे 20 to 30, 30 to 40। अब बात आती है हमारी लास्ट क्लास की डाटा के, तो इसको हम 40 to 50 लिखने की बजाय हम लिखेंगे मोर देन 40। अब इसमें हमने क्या करा, जो हमारी फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है इसे हमने ओपन एंड छोड़ दिया, इसकी हमने कोई फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन नहीं करी, हमने एक ओपन छोड़ दिया इसको कि 20 से नीचे अगर कोई भी वैल्यू है, 20 से नीचे अगर कोई भी वैल्यू है तो वो इस क्लास में इंक्लूड हो जाएगी। सिमिलरली अगर 40 से ऊपर कोई भी वैल्यू है तो वो हमारी इस क्लास में, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी में आ जाएगी। तो इसी को जब हम दो एंड्स को ओपन छोड़ देते हैं, इस केस में लोअर एंड को और इस केस में अपर एंड को हमने ओपन छोड़ दिया है, तो इसे हम ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर भी है, क्योंकि इन दोनों टेबल्स को सिमिलर तरीके से बनाया जाता है। सिमिलर डाटा अगर हम इसमें यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और जब हम आगे मेन, मीडियन और मोड के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो हम उनमें ग्राफिकल कैलकुलेशन कैसे होती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या लेस देन मोर देन ओजाइव को यूज करके, वो भी हम सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे की जाती है बच्चों। तो उस केस में हम डाटा को कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जहां भी हमारी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहां पर हम सीरीज को लेस देन की फॉर्म में चलाएंगे। लेस देन की फॉर्म में चलाएंगे से क्या मतलब है हमारा? लेस देन की फॉर्म में चलाने से मतलब हमारा ये है कि हम डाटा की अपर क्लास को लेंगे और उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मान लो हमारे पास ये डाटा है जिसमें रेंज है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। अगर इसका हमें एक लेस देन ओजाइव ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आता है तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम इसे लिखेंगे लेस देन 30। यहां पर हम लिखेंगे लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 एंड लेस देन 70। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? तो फ्रीक्वेंसी जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? लेस देन 30 हमारे पास इस डाटा में कितनी वैल्यूज हैं? वो है हमारी टोटल 8। अब हम बात करें अगर लेस देन 40 की, कि लेस देन 40 हमारे पास इस डाटा में कितनी वैल्यूज हैं, तो वो 12 नहीं है बच्चों, वो है 12 प्लस 8। क्या है? 12 प्लस 8 यानी कि 20। सिमिलरली लेस देन 50 हमारी कितनी वैल्यूज हैं? 12 प्लस 6 प्लस 8 जो कि हो जाता है हमारा 26। सिमिलरली लेस देन 60 की बात करें तो 29, और लेस देन अगर 70 की बात करें तो वो हो जाएगा हमारी 39 वर्कर्स की वैल्यू। इसे हम लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना कहते हैं। इसी से हम आगे ग्राफ प्लॉट करना, और इसको हम यूज करेंगे किस तरीके से मीडियन के कैलकुलेशन में, वो हम आगे फ्यूचर में अपने चैप्टर्स में सीखेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या आपको लेस देन ग्राफ बनाना समझ आया? अगर समझ आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो कि किस तरीके से ये टेबल मैंने बनाया है। सिमिलर वे में हम मोर देन फ्रीक्वेंसी को भी प्रिपेयर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे? अब मोर देन के केस में हम लोअर लिमिट वाली वैल्यूज लिखते हैं। जैसे लेस देन के केस में हमने हायर लिमिट लिखी थी, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। मोर देन के केस में हम लोअर लिमिट का यूज करेंगे। हम लिखेंगे मोर देन 20, मोर देन 30। मैं डैश लगा रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा अभी टाइम, ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो लिखने में, इसीलिए। मोर देन 40, मोर देन 50 एंड मोर देन 60। अब कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड आउट की जाएगी? तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मोर देन 60 कितनी वैल्यूज है। हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो कैलकुलेशन हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा स्टूडेंट्स। मोर देन 60 हमें पता है हमारे पास 10 वैल्यूज हैं। अब मोर देन 50, 10 प्लस 3 13 वैल्यूज हैं। मोर देन 40, 10 प्लस 3 प्लस 6 19 वैल्यूज हैं बच्चों। मोर देन 30 कितनी वैल्यूज हैं? 19 प्लस 12 31 एंड मोर देन 20 39। तो सिंपली हमने नीचे से स्टार्ट करा और ऊपर की तरफ ऐड करते चले गए।
और हमें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मिलती चली गई। ये एक सिंपल तरीका है। आप एक बार अपने सारे वैल्यूज़ को, अपनी सारी क्लास को लिख लीजिए और उसके बाद सिंपली नीचे से टोटल करना स्टार्ट कीजिए मोर देन फ्रीक्वेंसी के लिए, और आपको अपने करेक्ट आंसर्स मिलते जाएंगे। लेस देन में आपको टोटल ऊपर से करना स्टार्ट करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का बच्चों। अब इक्वल क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं? जहां पर जो क्लासेस हैं हमारी वो सभी इक्वल होती हैं, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। आप देख रहे हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो इन क्लास का साइज है वो इक्वल है। सब में जो वैल्यूज आ सकती हैं वो 10, 10, 10, 10 और 10 आ सकती हैं बच्चों। लेकिन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है क्लास का वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर वो डिफरेंस 20 का है, यहाँ पर वो डिफरेंस 30 का, और यहाँ पर फिर से 10 का ही डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि ये सारे डिफरेंसेस क्लास इंटरवल का जो साइज है वो अनइक्वल है, इसीलिए हम इसे अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज कहते हैं बच्चों। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, मिड वैल्यू सीरीज। किसी भी क्लास इंटरवल की जब मिडल वैल्यू गिवन होती है तो उसे हम मिड वैल्यू सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं, तो अगर इसका हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना हो तो वो किस तरीके से बनेगा, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम अपनी टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। देखो टेली मार्क्स के कॉलम मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में बनाकर आने हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, टेली मार्क्स बनाने मैंने आपको एक क्वेश्चन में सिखा दिया है, उसको प्रैक्टिस करिए, उस क्वेश्चन को बार बार देखिए और आप बहुत ही इजीली उसको सीख जाएंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे अपने क्लास का कॉलम और यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी। अब क्लास किस तरीके से बनेगी, तो क्लास बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है बच्चों कि जो तो मिड वैल्यूज हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 10। अब इस 10 का हाफ कर दो, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 5। अब आपको सिंपली ये करना है कि जितनी हमारे पास मिड वैल्यूज बनी है उतनी ही हमारे पास क्लासेस बनेंगी, हमें ये पता है। अब हम क्या करेंगे कि हर एक मिड वैल्यू में जो हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद नंबर आया है उसको एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 5 की बात करें तो 5 - 5 0, 5 + 5 10, ये हमारी पहली क्लास बन गई। सिमिलर ऑपरेशन हम 15 पर परफॉर्म करेंगे। 15 - 5 10, 15 + 5 20, 25 - 5 20, 25 + 5 30, फिर नेक्स्ट हमारी बन जाएगी 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमारी क्लास बन गई बच्चों मिड वैल्यू सीरीज के थ्रू। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 12, 8, 26, 16। यहाँ पर आप टोटल लिख देंगे इनका, जो कि आ जाएगा इनका टोटल 12, 8, 20, 20, 40, 62 इसका टोटल आ जाएगा बच्चों, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई, ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़िएगा, एक एक सीरीज को समझिएगा, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने डाउट को, अपने सॉल्यूशंस को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक गाइस।